अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। 2 अक्टूबर 2024 के दिन को पाकिस्तान में ख़त्म हुए हुए चंद घंटे बीत चुके हैं। आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर 3 शहर तो हमारे सामने ही हैं, लेकिन चौथा भी उसमें ऐड हो गया, इस्लामाबाद, यानी मियाँ वाली, फैसलाबाद, बहावलपुर के अलावा इस्लामाबाद में भी इमरान खान की कॉल पे मुजाहरे हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दिफा के लिए। इन मुजाहरों की कैफियत क्या थी, इस पर मेरा एनालिसिस क्या है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा मशरक़ वस्ती में जहाँ इसराइल और ईरान के दरमियान में एक बहुत ही टेंस स्टैंड ऑफ है, जहाँ पूरी दुनिया इसराइल के जवाबी हमले का इंतज़ार कर रही है, जो अभी तक नहीं हुआ। वो हमला क्यों नहीं हो सका, वो हमला किस नौइयत का होगा, और ईरान की मौजूदा लीडरशिप, वहाँ के नए प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान और उनकी टीम, जो किसी भी सूरत में इसराइल के साथ एक बड़ी जंग में फंसना नहीं चाहते थे, वो इस सूरत हाल में कैसे फंसते चले गए हैं। मैं इसका भी कुछ हाल आपके सामने रखूँगा, और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, बिकॉज ईरान और इसराइल का जो पूरा स्टैंड ऑफ है वो ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान की सूरत हाल के बाद ही डिस्कस करूँगा। लेकिन इन दोनों की डेवलपमेंट्स और इनसे नकसी बहुत से और इश्यूज़ की तरफ चलने से पहले मैं आपको याद दहानी कराऊँगा, आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें, इसकी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसकी डिबेट के अंदर ज़रूर हिस्सा लें। अब चलते हैं पहले पाकिस्तान की सूरत हाल की तरफ। अब सबसे पहले हम चलते हैं मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर की तरफ। तीनों शहरों में जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान की कॉल पे आज मुजाहरे थे, और उन मुजाहरों की जो फुटेज है वो हमें देखने में मिली है। गो कि उतनी फुटेज अभी तक नहीं मिली जितना मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में चूँकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, शायद मज़ीद चंद घंटों में और हमें फुटेज देखने में मिले। लेकिन अब तक की जो फुटेज मैंने देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि बहावलपुर की बहुत कम फुटेज मुझे देखने में मिली। मुझे ज़्यादा फुटेज जो है वो फैसलाबाद और मियाँ वाली की मुझे मिली है, जहां हम देख सकते हैं कि मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान में इंटेंस स्ट्रीट फाइटिंग के सीन हमारे सामने हैं, जहां नौजवानों की टोलियाँ जो हैं वो पुलिस को मुख्तलिफ मकामात के ऊपर चैलेंज करती हैं। पुलिस कहीं लाठी चार्ज कर रही है, कहीं आंसू गैस का सहारा ले रही है, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है, और पुलिस ने रास्ते पहले जो हैं वो बहुत ज़्यादा बंद कर रखे हैं। मियाँ वाली के मनाज़र तो हमें मिले ही हैं, लेकिन फैसलाबाद के मनाज़र भी हमें ज़्यादा तफसील से मिले हैं, जहाँ मुजाहिरीन की ये कोशिश थी कि वो फैसलाबाद का जो बहुत बड़ा लैंडमार्क है, सबसे तारीखी लैंडमार्क है, गालिबन फैसलाबाद शहर का सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है घंटा घर, वहाँ तक लोग पहुँचना चाहते थे। जहाँ बताया जाता है कि घंटा घर के तकरीबन 7 या 8 रास्ते जो हैं, सड़कें या उस तक पहुँचती हैं, और ये सड़कें ऐसी हैं जिनके गिर्द ऊँची बिल्डिंग्स भी हैं, और ये वो तमाम सड़कें हैं जहां पुलिस ने रास्ता रोक रखा था। बैरिकेड्स भी थे, आंसू गैस का बेतहाशा इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ये कहते हैं कि रबर बुलेट्स का भी बेदरगी इस्तेमाल जो है वो किया गया। तो वो जो इंटेंस फाइटिंग के सीन्स हैं वो हम देख सकते हैं, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि अवाम मुतहरक थी, पुलिस को उन्होंने एंगेज किया, एक प्रेशर पड़ा पंजाब की हुकूमत में। मियाँ वाली में, फैसलाबाद में, बहावलपुर की ज़्यादा फुटेज मैं नहीं देख सका, लेकिन अभी तक की जो फुटेज मैंने देखी है उसके बाद मैं कम से कम एक ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट की हैसियत से कह सकता हूँ कि जो इंटेंसिटी हमें चंद दिन पहले रावलपिंडी में मरी रोड के आगे पीछे और रावलपिंडी की छोटी सड़कों से नज़र आई थी या M1 पे नज़र आई थी, उस किस्म की एक्टिविटी हमें मियाँ वाली में और हमें फैसलाबाद में देखने में नहीं मिली। ये ऐन मुमकिन है कि अगले चंद घंटों में, जैसे लास्ट टाइम भी हमारे साथ हुआ कि हमें एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद ज़्यादा फुटेज मिली थी M1 की और पिंडी के शहर की, खास करके M1 की, ये ऐन मुमकिन है कि मियाँ वाली की और फैसलाबाद की और ज़्यादा फुटेज हमें अगले चंद घंटों में मिले, और हमें अंदाज़ा हो सके कि इन मुजाहिरों की शिद्दत जो है वो कितनी थी, और इसके फिर इम्पैक्ट को हम ज़्यादा बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकेंगे, एसेस कर सकेंगे। और हो सकता है कि अगला वीलॉग जो मैं चंद घंटों में करूँगा पाकिस्तान की मॉर्निंग के हिसाब से, उसमें मैं इसकी फुटेज दिखा भी सकूँ और एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जो है मैं इसके हवाले से कर सकूँ। लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि एक प्रोसेस जो है एहतजाज का शुरू हो गया है, और जो इमरान खान की बुनियादी कोशिश थी कि आवाम के अंदर जो एक खौफ है, जो उनके अंदर खौफ व हरास की सी कैफियत है, जो वो एक डर गए हैं, वो समझते हैं कि वो सड़कों पे नहीं निकल सकते, वो कैफियत हम आहिस्ता आहिस्ता टूटते हुए देख रहे हैं, जो मेन यहाँ पे इंग्रेडिएंट है। ताहम यहाँ पे एक अर्जेंसी भी है जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज़ ईसा साहब कर रहे हैं। उस हवाले से इस्लामाबाद में मैं समझता हूँ गैर मुतवक्को तौर पर, शायद आज एक्सपेक्टेड नहीं था कि 2 अक्टूबर को इतना बड़ा मजमा जो है वकला का इकट्ठा हो जाएगा,
कहने में तो सुनने में ये आया था कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी और बाकी वकला तहरीकों की भी इसमें प्रेजेंस होगी, लेकिन जो वकला खड़े हुए और ख़ासी बड़ी तादाद में वहाँ पर इकट्ठे हुए, वो उन सारों का ताल्लुक आप समझते हैं कि सम हाउ और द अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही से था। इंसाफ लॉयर फोरम का ही था और उसमें नईम पंजोथा साहब को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है, जिन्होंने इन्हें लगता है ऑर्गेनाइज भी किया और इन्हें इंस्पायर भी किया। ये वकला अपने साथ, अच्छा पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो वकला हैं ये पुलिस का जो हसार, ऑब्स्टिकल और रुकावटें हैं उनको पीछे हटाते हुए, तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तक आने वाले जितने भी रास्ते थे, खा वो शुमाल से हों, जनूब से हों, मशरक़ से हों या मगरब से हों या पगडंडियाँ आती हों सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तक, उन तमाम को पुलिस ने बहुत ही मेहनत से और बड़ी एहतियात से उन्हें बंद कर रखा था। तरह तरह की ऑब्स्टिकल, खारदार ताड़ें सब उन्होंने इकट्ठी की हुई थी, आंसू गैस का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन वकला जो है वो अपना रास्ता बनाते हुए वहाँ पहुँच ही गए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और अपने साथ वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का पुतला भी लाए हुए थे, जिस पुतले को सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने जलाया गया। मुझे नहीं याद पड़ता कि इससे पहले कभी सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग चीफ जस्टिस ऐसा गुजरा है जिसके नारे भी लगे हों इस तरह से कि गो काजी गो, और उसका पुतला भी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर जो है वो जलाया गया। और इन वकला का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को, और वहाँ पे वकला का तो जो कहना था वो था ही, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी वहाँ पे मुख्तसर बात की और उन्होंने कहा कि वकला की ये तमाम तहरीक और ये जो तमाम प्रोटेस्ट है ये दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए है। और वकला ने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रख दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से फैसले किए जा रहे हैं, जो बेंच अंदर बैठा हुआ है और जिस तरह से एक आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, हम उसे बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करते। इससे पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर की तरफ चलें कि वहाँ पे क्या हाल था, काजी फ़ायज़ ईसा साहब वहाँ पे अंदर किस किस्म की समाअत कर रहे थे, वो कितनी एक फ़नी किस्म की सिचुएशन थी, ये कहना ज़रूरी है कि इसी दिन के अंदर हमारे सामने बिलावल ज़रदारी की एक स्टेटमेंट आई है, जो इस्लामाबाद में रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए बिलावल ज़रदारी के कमेंट्स हैं, जिसमें बिलावल ज़रदारी साहब ने ये फरमाया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये बनाना बहुत ज़रूरी है, और अगर 25 अक्टूबर से पहले ये आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC कहा जा रहा है, अगर ये नहीं बनेगी तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कयास मच जाएगा, बहुत मसले खड़े हो जाएंगे। और हम 2006 से इस आइनी कोर्ट को बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब जब अंदाज़ा लगाइए 2006 को अब तकरीबन 18 बरस गुजर गए हैं। 18 बरस में उनके अब्बा की हुकूमत और उनकी अपनी हुकूमत रही है, सिंध के ऊपर भी फेडरल गवर्नमेंट भी रही है। 18 बरस में हमने 18 दफ़ा भी नहीं सुना, 9 दफ़ा भी हमने नहीं सुना कि उन्हें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की इतनी याद आई है। इस स्टेज पे बिलावल ज़रदारी के जो ये कमेंट्स डेस्परेशन से यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, उसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल, ओपिनियन और एनालिसिस ये है कि बिलावल ज़रदारी को असल जो हुक्मरान है उनकी तरफ से गालिबन को बहुत बड़ी ऑफ़र कर दी गई है, और वो ऑफ़र गालिबन यह है कि उनको ये यकीन दिलाया गया है कि अगर आप इस मौजूदा सूरत हाल में हमारा साथ दें तो आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। और उसकी वजह यह है कि बिलावल ज़रदारी की, बिकॉज जो उनकी रेपुटेशन और जिस तरह से फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनकी एक रेपुटेशन ये है कि वो मगरब के हलकों में यानी अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के अंदर बिलावल ज़रदारी का एक ज़्यादा एक्सेप्टेबल फेस होगा। और अब तक पाकिस्तान की जो जर्नैल साहिबान हैं वो ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो थका हुआ चेहरा है, वो थका हुआ चेहरा जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है, तो वो यहाँ पे एक फेस लिफ्ट करना चाह रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करना चाह रहे हैं हुकूमत की। और आपको पता है कि पाकिस्तान की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मशहूर खातून सियासतदान भी ऐसी हैं जिन्होंने माशाल्लाह फेस लिफ्ट करवाया हुआ है, क्योंकि जितने भी प्लास्टिक सर्जन अमेरिका में उनकी जब फुटेज, जो तस्वीर देखते हैं या उनकी एक्टिव फुटेज देखते हैं, तो वो मुझे यही बताते हैं कि ये बोटॉक्स के इंजेक्शंस नहीं हैं, ये दर हकीकत फेस लिफ्ट जो है वो किया गया है, जिसको फेशियो मैक्सिलरी सर्जरी भी इसमें है इन्वॉल्व है, बिकॉज चेहरे की साख्त ही बदल दी गई है। तो पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरान जो हैं वो लग ये रहा है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की शक्ल जो है वो एक बार फिर बदलना चाह रहे हैं। इसी वजह से बिलावल ज़रदारी इतने ज़्यादा जो है इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बनाने के लिए। अब ये नोट कीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर सिटिंग चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पुतले जलाए जा रहे थे, उनकी शान में नारे लग रहे थे गो काजी को, तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब वो अदालत के अंदर पुलिस की हिफाजत में बैठ के आर्टिकल 63A का जो फ़ैसला है, इंटरप्रटेशन है उमर अता बंदयाल कोर्ट की मई 2022 की, उसको रिवर्स करने में पूरी शद्दोमत से मुस्तैद होकर उस पर वो काम कर रहे थे।
यहाँ आज उनके सामने सेनेटर अली ज़फ़र को फाइनली बोलने का मौका मिला। याद रहे कि एक दिन पहले भी, मंगल के दिन भी, सेनेटर अली ज़फ़र ने इमरान खान के बिहाफ पे यहाँ पे बोलने की कोशिश की थी और सेनेटर अली ज़फ़र ने वहाँ पर ये कहना चाहा था कि जिस बेंच को आप लेकर बैठे हुए हैं इसकी तश्कील जो है वो तमाम कवानीन और प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ हुई है। ज़रा गौर कीजिए कि इस बेंच में से मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया गया है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक जज साहब जो है उन्होंने रिक्यूज़ किया ही नहीं है, उन्होंने एक असूली कानूनी नुक्ता उठाया हुआ है। उस असूली कानूनी नुक्ते को एड्रेस करने के बजाय काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है उस जज को जिसने बाद में चीफ जस्टिस बनना है सुप्रीम कोर्ट का, मुनीब अख्तर साहब को, कि नहीं आपकी बात में कोई, मैं सुनता ही नहीं आपकी बात, और उन्होंने बेंच में नईम अफ़गान साहब को ऐड करके उसका कहानी उन्होंने चला ली है। तो अली ज़फ़र साहब ने जब ऑर्डिनेंस को कल चैलेंज करना चाहा, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, उनको शटअप कॉल दे दी गई थी और उस मौके पे शहजाद शौकत साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए आर्टिकल 63A में उमर अता बंदियाल की कोर्ट के ख़िलाफ़। वहाँ पे जो इंटरेस्टिंग माशरा था मंगल का वो ये था कि शहजाद शौकत साहब जहाँ कोई बात भूल जाते थे उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनके साथ मिल के मज़ीद उनके दलाइल में इजाफा करते थे। यूँ उनके सामने खड़ा हुआ वकील और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों मिल के एक ही साइड पे थे, यानी काजी साहब जो है वो वकील साहब के साथ मिल के उस फैसले के ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे थे या उसको डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे थे। अब जब आज अली ज़फ़र ने उनके सामने बात की तो अली ज़फ़र साहब ने ये कहा कि जनाब चीफ जस्टिस, मुझे चूँकि आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि आपने मुनीब अख्तर को इस बेंच में नहीं बैठाना, और उन्होंने एक दरख्वास्त उनके सामने रखी जिसमें उन्होंने इस बेंच की तश्कील पे जो ऑब्जेक्शन रेज़ की उसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खुसर फुसर करके लेफ़्ट राइट पे, कभी लेफ़्ट देखा कभी राइट देखा, अपने साथ उनके जो बैठे हुए थे लोग, मैंने जो जस्टिस थे उनके साथ, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल थी, अमीनुद्दीन खान थे, मियाँ खेल थे, उनके साथ नईम अफ़गान थे, उनके साथ उन्होंने चंद मिनटों के अंदर ही बग़ैर किसी, जैसे कानून की लैंग्वेज में कहते हैं, एक्सरसाइज ऑफ माइंड या एप्लीकेशन ऑफ माइंड किए बगैर ही उन्होंने उसे फ़ारग किया। उन्होंने कहा चले जी ये तो हो गई रिजेक्ट। उस पर अली ज़फ़र साहब ने उन्हें कहा कि फिर मुझे मेरे मौक्कल क्लाइंट यानी इमरान खान से जो है मशवरा करने की इजाज़त होनी चाहिए, मुझे उसके लिए वक्त दरकार है। उस पर काजी साहब बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि जनाब अगर आपको वक्त दरकार था तो आपने मुझे एक दिन पहले क्यों नहीं बताया। उस पर बेचारे अली ज़फ़र ने इंतहाई मासूमियत से उन्हें ये कहा कि हजूरी वाला चीफ जस्टिस ऑनरेबल, मैंने बहुत कोशिश की कल आपसे ये बात करने की, लेकिन आपने मुझे शटअप कॉल दी, आपने मुझे बात करने ही नहीं थी। आज का एक इंटरेस्टिंग वाक़या ये भी था कि एक वकील जिनका नाम मुस्तफ़ीन काज़मी बताया जाता है, जो रोस्टरों पे आ गए, उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया एज़ अ वकील ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मुस्तफ़ीन ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की शान में उसी किस्म की गुस्ताखी की जिस तरह से बाहर सड़कों पे हो रही थी, और जैसी चंद दिन पहले एक बेकरी में भी उनके साथ हुई जब एक नौजवान ने उन्हें आप पे लानत है का जुमला उनको कहा था। मुस्तफ़ीन ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को पूरी भरी सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि आप फ्रॉड ईसा हैं, आपका ये बेंच और आपकी इस वक्त तमाम तर पोजीशन गैर आइनी और गैर कानूनी है, और आप जो भी फैसले करेंगे इसे वकला तस्लीम नहीं करेंगे, और इस वक्त अदालत के बाहर 500 वकला जो हैं वो आपकी शान में इजाफा करने के लिए बाहर नारे जो हैं वो मार रहे हैं। इस पे काजी साहब खासे भरम हुए, उन्होंने उनको कहा कि चुप कर जाएं वरना मैं आपको पुलिस के ज़रिए उठा के बाहर फेंक दूंगा, और मुस्तफ़ीन जब चुप नहीं हुए तो पुलिस के ज़रिए उनको अदालत से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद सारा गुस्सा जो है काजी साहब का और जस्टिस जमाल मंदोखेल का वो निकला जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र पे, और बैरिस्टर अली ज़फ़र को उन्होंने कहा कि ये जो बिहेवियर है ये अनएक्सेप्टेबल है। इस पे बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है उन्होंने बहुत ही इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल किया। उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो अपने बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपके सामने अपने आर्गूमेंट से रख रहा हूँ, और आप भी बहुत ही पेशेंस के साथ, क्योंकि काजी साहब अपनी तारीफ़ को बहुत पसंद करते हैं, और उन्होंने कहा आप भी काजी साहब चीफ जस्टिस ऑनरेबल, आप भी बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही बर्दाश्त के साथ मेरे आर्गूमेंट जो है उनको सुन रहे हैं, तो लेट्स एक्चुअली मूव फॉरवर्ड। उस पर फिर काजी साहब का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ। उसके बाद ये सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है ये एडजोन हो गई कल सुबह के लिए। अब जो दिन शुरू हो रहा है पाकिस्तान में थर्सडे में 11:30 बजे तक, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि अली ज़फ़र साहब की जो मीटिंग है इमरान खान साहब के साथ वो फैसिलिटेट की जाए। जब वो मीटिंग होगी तो हमारे सामने और भी बहुत से बुलेट पॉइंट्स आएंगे और इसी पॉइंट से हम इसको लेकर आगे चलेंगे। अब मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं थोड़ा सा इसमें ये ऐड कर दूँ कि तमाम अखबारात को अगर आप पाकिस्तान के देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत से लोग वीलॉग्स के अंदर भी इसकी डिस्कशन करते हैं कि इनफैक्ट बहुत अच्छे वेल मीनिंग जो वीलॉगर हैं जो कानून के हवाले से बहुत ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत कमेंट करते हैं, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता, मैं चीज़ों को कभी भी पर्सनलाइज़ करने से मेरी कोशिश होती है कि ना किया जाए। उनका मैं वीलॉग देख रहा था, उन्होंने जहाँ बहुत ज़्यादा तनकीद की वहाँ उन्होंने कहा कि यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बहुत उन्होंने तनकीद की। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उमर अता बंदियाल का मई 2022 का जो फ़ैसला था बंदियाल कोर्ट का, वो भी बदनीयती के ऊपर मबनी था। मैं इसे लैक ऑफ रिफ्लेक्शन या लैक ऑफ थिंकिंग समझता हूँ, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पे कमेंट करना, क्योंकि किसी भी तहज़ीब या माशरे को या सिस्टम को आगे बढ़ने के लिए और तरक्की करने के लिए
आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत होती है या इनोवेटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती। सुप्रीम कोर्ट बंदयाल कोर्ट का जो मई 2022 का फैसला था, जो डिसीजन था डिफेक्शन क्लॉज के हवाले से, उसे आप कंप्लीट जस्टिस की नज़र से समझ सकते हैं। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो ख़रीदो फरोख्त होती है, उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, बल्कि वहाँ पर एक उन्होंने लॉजिक अप्लाई की जिसे उस डिसीजन के अंदर लिखा गया और उसका उस ज़माने में उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया गया था। लेकिन आज आपको पाकिस्तान के अखबारात जो हैं वो उसे लिखते हुए कहीं पर भी नज़र नहीं आते। और वो लॉजिक क्या थी, मैं चाहता हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इस पर कॉमेंट करते हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा कॉमेंट करें और इसको एक आगे बढ़ाएँ। वो लॉजिक ये थी कि जहाँ अफराद के राइट्स हैं, अशख़ास के राइट हैं, वहाँ सियासी जमातों को भी एक एंटिटी और इकाई के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिकग्नाइज़ किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लॉजिक ये थी कि एक पाकिस्तान की सियासत जो है नज़रियाती तौर पे उसका सियासी जमात जो है उसके साथ उसका ताल्लुक़ है। एक सियासी जमात लोगों की ख्वाहिशात, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है और इस तरह से सियासी जमात के कुछ राइट्स हैं और सिर्फ 4 सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस हो, प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या मनी बिल या बजट बिल हो, वहाँ पर ये कहा गया कि पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के ख़िलाफ़ एक मेंबर वोट जो है अगर डालेगा तो उससे काउंट जो है वो नहीं किया जाएगा। इसको इस तरह से जिक्र इसका किया जाता है कि जिस ज़मीर की आवाज़ के हिसाब से लोगों ने वोट डालना है, हर किस्म के सर्कमस्टांसेस में उनका रास्ता नहीं रोका गया, सिर्फ इन 4 कंडीशंस में उनका रास्ता रोका गया। और लॉजिक ये थी कि आपने पाकिस्तान के सियासी जो कल्चर है, जो पॉलिटिकल पार्टी का होल्ड है और जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है लोगों की, आपने उसमें एक स्टेबिलिटी लेके आनी है और आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के जो हकूक़ हैं उसको भी आपने कानून में और आइन में उसको आपने एक तहफ़्फ़ुज़ जो है वो देना है। लेकिन आज आपको ये डिबेट कहीं पर नज़र नहीं आ रही। अब जहन में ये रखिए कि जो असल मुज़ाहरा होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के करीब या बाहर डी चौक पे, वो तो तारीख दे रखी है इमरान खान ने 4 अक्टूबर की। उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर का एक बयान, एक वीडियो स्टेटमेंट की शक्ल में, जो तकरीबन 4 साढ़े 4 मिनट की वीडियो स्टेटमेंट है, वो हमारे सामने आया है, जिसमें अली अमीन गंडापुर अपनी मखसूस हस्की आवाज़ में, जो लगता है कि जलसों में बोल बोल के ज़्यादा हस्की और बैठी हुई आवाज़ है, उसमें वो अपने मखसूस अंदाज में उन्होंने ये कहा है कि हम हर सूरत जो है वो डी चौक पे पहुंचेंगे, खा हमें कितना ही देर क्यों ना हो जाए, यानी हमारा कितना ही रास्ता जो है वो क्यों ना रोका जाए। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो 4 तारीख को पेशावर से सुबह लोगों को लेकर, मुजाहिरीन को लेकर, प्रोटेस्टर्स को लेके सुबह 10 बजे पेशावर से निकलेंगे। इसका मतलब है देर से ही निकलेंगे, पेशावर से 10 के बजाय हो सकता है 11 बज जाए। और सवाबी से उन्होंने कहा है कि हम 11 बजे आगे निकलेंगे। इसका मतलब है कि 11 बजे कभी भी जलसा तो दुनिया में कहीं पर भी वक्त पे नहीं चल सकता। इसका मतलब है कि सवाबी से भी 11 के बजाय 12 या 1 बजे वो निकलेंगे। और इसका मतलब है कि शाम को और रात को बहुत देर से ये लोग डी चौक के पास जो है वो पहुँचेंगे। बहरहाल डिटर्मिनेशन उनकी है कि हमने हर सूरत में डी चौक पर पहुँचना है। वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब का ये जो मैसेज है उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक सब छोटा मैसेज भी है। वो छोटा मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो छोटा मैसेज ये है कि प्राइवेट व्हीकल्स को, गाड़ियों वालों को, ट्रकों, लारियों, कारों वालों को उन्होंने कहा कि आप लोग 4 अक्टूबर को M1 के ऊपर ना आएँ, बिकॉज़ पुलिस वाले जो हैं वो आप लोगों की गाड़ियों को उठा लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, कब्ज़े में ले लेते हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस चीज़ का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ग़ालिबन दुनिया के उन चंद ही बदनसीब मुल्कों में होगा जहाँ पुलिस इतनी बड़ी गैर कानूनी हरकत जो है वो करती है। मैं जिस मुल्क में हूँ यहाँ कभी पुलिस ये सोच ही नहीं सकती कि वो प्राइवेट व्हीकल्स जो है उनको कब्ज़े में ले ले अपने सियासी मकासद को अचीव करने के लिए। और जिस तरह से कंटेनर्स को, आज गौहर साहब ने जब उन्होंने तकरीर की वकला के साथ बाहर, तो उन्होंने कहा कि पूरे इलाके को कंटेनर लैंड में बदल दिया गया है। जिस तरह से ये जो इसे कहते हैं कार्गो कंटेनर्स हैं, जो 1956 में एक अमरीकी थे मॉल्कम मैकलीन, जो बुनियादी तौर पे एक ट्रकर था, बिजनेसमैन बन गया, उसने इस चीज़ को इन्वेंट किया था। ट्रकिंग से शिपिंग तक एक डायरेक्ट रास्ता इस्टेब्लिश करने के लिए, राह इस्टेब्लिश करने के लिए, जो कार्गो कंटेनर, जो कार्गो को फैसिलिटेट करने के लिए। उसके बाद से 1956 से लेके आज तक शायद ही कोई और ऐसा मुल्क हो जहां पुलिस ने इतनी ज़्यादा शिद्दत से इन कंटेनर्स का ये इस्तेमाल किया। मुझे तो शक ये है कि जहां एक तरफ अमेरिकन क्रिएटिविटी थी कार्गो के हवाले से, वहां पाकिस्तान में कार्गो को डिस्ट्रॉय, यानी जो सारी ये ट्रैफिक है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस किस्म की जहनीत और जद्दत का मुजाहरा पाकिस्तान की पुलिस ने किया है, इसमें हम ग़ालिबन दुनिया में इसके मौजूद हैं। बहरहाल अब 4 अक्टूबर को हर सूरत अली अमीन गंडापुर चुके कह चुके हैं उन्होंने यहाँ पर पहुँचना है। अब इसमें एक नुक्ते का मैं इजाफा कर दूं इस चीज़ के अंदर, बिफोर आई गो फॉरवर्ड टूवर्ड्स ईरान। एक दिन पहले आपने देखा कि अमीर जमात इस्लामी जनाब हाफिज़ नईम साहब ने अलॉन्ग विद लियाकत बलोच और जमात इस्लामी के और लीडरों के साथ आके खैबर हाउस इस्लामाबाद में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान से उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक प्रेस टॉक की। वो कुछ 14 मिनट कुछ सेकंड की प्रेस टॉक जो है आपको PTI ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मिल जाती है। उस 14 मिनट के अंदर पूरे 7-8 मिनट तक हाफिज़ नईम साहब ने सिर्फ जिक्र किया फ़लस्तीन का, गज़ा का, वहाँ के होने वाले मज़ालिम का। हराम है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका कोई उन्होंने जिक्र किया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने जब बात शुरू की तो उन्होंने पाकिस्तान की भी बात की। मैं आप लोगों को, वैसे तो आप में से सब लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूं कि हाफिज़ नईम और जमात इस्लामी यहाँ पर एक डाइवर्जन कर रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं। बिकॉज़ पाकिस्तान में हमेशा से यानी असल चैलेंज जमात इस्लामी का कहाँ है? अगर जमात इस्लामी पाकिस्तान की जमात है या मशरक़ी वस्ता की कोई जमात है या फ़लस्तीन की कोई जमात है, जमात इस्लामी की लीडरशिप की जो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी और उनका चैलेंज बनता है तो वो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के लोगों के चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के आइन का, सुप्रीम कोर्ट का, जमहूरियत का चैलेंज है, वो उनकी अवलीन उनका फ़र्ज़ होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अमीर जमात इस्लामी जो है वो यहाँ पर एक डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं फ़लस्तीन के नाम पर। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों की ज़हनी नशोनुमा और तरबियत हुई है उसमें यूरोप, मगरब, अमेरिका, इजराइल वगैरह के ख़िलाफ़ आप अपना गुस्सा निकाल के स्टीम आउट कर सकते हैं। लोगों के अंदर जो एक जज्बात होते हैं, गुस्सा होता है, बिखरे हुए होते हैं लोग, उनकी तमाम चीज़ों को आप एक सेफ्टी वेल्व के तौर पे, जहाँ फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, यानी अमीर जमात इस्लामी एक करके 10 मुजाहरे भी अगर कर लें इस्लामाबाद में कहीं, उससे फ़लस्तीनी मुसलमानों के हाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई वहाँ पे। लेकिन जहाँ फ़र्क पड़ सकता है वो ये है कि अगर 4 तारीख को अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला के साथ जमात इस्लामी के वर्कर्स, इस्लामी जमीयत तलबा कंधे से कंधा मिला के पहुँचें शाराए दस्तूर पे डी चौक के ऊपर और पाकिस्तान की आइन और सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ को ये डिमांड करें, बाहर निकलें, उससे फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये मुझे बहुत हद तक शक होता है। लोग पहले ही कहते थे लेकिन मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता ये शक होने लग गया है कि जमात इस्लामी की तमाम तर पॉलिटिक्स जो है वो दुनिया के बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के साथ ही काम करती है। ये और बात है कि पाकिस्तान के लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा है। और हाफिज़ नईम ने ये जो ड्रामा किया है लियाकत बलोच साहब के साथ खड़े होकर, इस पर मुझे दिली तौर पर बहुत अफसोस हुआ। बिकॉज हाफिज़ नईम साहब के साथ बहुत ताल्लुक़ रहा माजी में और मैं वाकई समझता था कि वो कोई एक लेफ़्ट ऑफ द सेंटर किस्म के व्यूज़ रखते हैं, लेकिन उनकी ये चालाकी और मक्कारी देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब चलते हैं उस इंतहाई टेंस स्टैंड ऑफ की तरफ जो इस वक्त हम इजराइल और ईरान के दरमियान में देख रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों से पूरी दुनिया पाकिस्तान के सोशल मीडिया समेत इसराइल के जवाबी हमले का इंतज़ार कर रही है। बाज़ लोगों ने दावा कर दिया था कि गुज़िश्ता शब जो गुजरी है यानी आज की रात ये हमला हो जाएगा। अभी तक जब मैं बोल रहा हूँ ये हमला हुआ नहीं है। हो सकता है ये हमला हो अगले चंद घंटों में। उसकी वजह क्या बताई जाती है? उसकी वजह बताई जाती है कि इसराइली ऑफिशियल जो मुख्तलिफ अमेरिकन पब्लिकेशंस है, जिसमें CNN भी है, NBC भी है, ABC भी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी है, सबसे बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तफसीलात इसराइली ऑफिशियल्स के बयान की छप रही हैं वो एक पब्लिकेशन है एक्सियोस के नाम से। मतलब सिर्फ ऑनलाइन पब्लिकेशन है, ये बड़ी प्रो इसराइली ज़ायनिस्ट किस्म की पब्लिकेशन है। एक्सियोस में इसराइली ऑफिशियल्स का यह बयान छप रहा है कि इसराइल ने हमला तो डेफिनेटली करना है और बड़ा स्ट्रेटेजिक और खौफनाक करना है, लेकिन मसला यह है कि उस हमले से पहले अमेरिका के साथ कॉन्फिडेंस में लेना और अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन करनी बड़ी सख्त ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि इसराइल की अपनी ईरान के साथ जंग करने की कोई लंबी चौड़ी कैपेसिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जहन में रखिए कि इसराइल का टोटल रकबा जो है वो 9,000 9,500 मील का उसका टोटल एरिया है, जबकि ईरान का एरिया मेरे ख्याल है पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान का 3.5 लाख का एरिया है और ईरान की आबादी भी तकरीबन 7 करोड़ के करीब है। तो अब वो कोऑर्डिनेशन करनी है सेंटकॉम के साथ। अमेरिका से मज़ीद असलाह भी चाहिए होगा, फाइनेंशियल मदद भी चाहिए, अमेरिका की पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए। बिकॉज रूस के प्राइम मिनिस्टर ने 2-2.5 दिन पहले ईरान का विज़िट भी किया था और इसके लिए तमाम मशवरे जो हैं वो अमेरिका के साथ मसलसल हो रहे हैं। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जो वॉर कैबिनेट मसलसल मशवरे कर रही है, तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट बाइडन को इसके हवाले से ब्रीफ करना है और उनकी परमिशन लेनी है। अब अमेरिकी ज़राए अबलाग में ये बात छप चुकी है कि अमेरिका के सदर बाइडन ने कहा है कि इसराइल को किसी भी सूरत ईरान की जोहरी जो फैसिलिटीज़ हैं नतान्स की, उस पर हमला नहीं करना चाहिए। जिन जगहों पे हमला करने की इसराइली प्रेस बात कर रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हमला तो डेफिनेटली होना है, उसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी हैं। दिल तो उनका बहुत चाह रहा है कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे चढ़ दौड़ें और इसराइल की अब तक ईरान ने जितनी कैपेबिलिटी डेवलप की है उसे हम रिड्यूस कर दें। लेकिन दूसरी तरफ ऑयल फैसिलिटीज़ की भी बात हो रही है, यानी जो उनकी पेट्रोलियम की तनसीबात हैं उसकी बात हो रही है। उसके अलावा उनके एयर कमांड स्ट्रक्चर की
को डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है, उनके मिलिट्री ईरान के टारगेट्स की भी बात हो रही है, लेकिन फाइनल फैसला जो है वो अमेरिका की मर्ज़ी से और अमेरिका से पूछ के किया जाएगा। अच्छा, वजह क्या है इसकी? उसकी वजह यह है कि चूँकि ईरान ने ये कह रखा है कि अगर अब उन्होंने जो मिसाइल फायर किए थे 200 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल, इसके बाद अगर इसराइल ने अगर दोबारा हमला किया तो ईरान फिर उससे ज़्यादा मैसिव रिटेलिएशन जो है वो करेगा। और अगर ऐसी मैसिव ईरान वाकई ही रिटेलिएशन करता है तो फिर इसराइली सोर्सेज का कहना है कि इसराइल सूरत हाल को नहीं संभाल सकता जब तक कि उसको अमेरिका की अफवाज की मदद हासिल नहीं होगी। इससे आपको अंदाज़ा हो कि इसराइल की अपनी कोई भी जंग लड़ने की एबिलिटी नहीं है, और गाज़ा की आपको पता है कि कितने हेल्पलेस थे फ़लस्तीनी और हमास। उनके साथ भी आपने देखा कि जंग लड़ने के लिए मुसलसल इसराइल को अमेरिका ही की ज़रूरत थी। इन अदर वर्ड, जो जंग हो रही है ईरान के ख़िलाफ़, इसमें ईरान बेचारा मुस्लिम मुल्क तन्हा खड़ा है, कोई दुनिया का मुल्क जो है वो ईरान के साथ नहीं है। माँ सवाए ऑप्टिक्स की थोड़ी सी हमने हमदर्दी या सपोर्ट हमने देखी रशिया की तरफ से, जहाँ उनके फ़ॉरेन ऑफिस की या फ़ॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव की स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई हैं, लेकिन वहाँ से भी रूस के सदर की कोई स्टेटमेंट जो है वो हमारे सामने नहीं आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान इस किस्म की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जानते बूझते, जबकि उनके जो नए प्रेसिडेंट उनकी टीम है मसूद पेज़ेश्कियां, उनका बड़ा क्लियर पोजीशन ये थी कि इसराइल जंग करना चाहता है और हम इस जंग में फंसना नहीं चाहते, तो वो इस जंग में फंसते क्यों चले जा रहे हैं, इसकी वजह है क्या? आज के दिन में गुज़िश्ता 24 घंटे में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियां कतर पहुँचे और वहाँ उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई कतरी लीडरशिप से मुलाकात करने के बाद। वो स्टेटमेंट उनकी ये थी कि हमें इस्माइल हनैया का जो कत्ल हुआ ईरान के अंदर 31 जुलाई को, उसके बाद हमें अमेरिकी और यूरोपियन लीडरशिप ने ये यकीन दिलाया था कि अगर हम रेस्ट्रेंट रखें, हम कोई जवाबी कार्रवाई ना करें, तो गाज़ा में चंद ही हफ्तों के अंदर तमाम सूरत हाल को बदल दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद इस्माइल हनैया के बाद जिस तरह से हसन नसरुल्लाह का कत्ल हुआ और जिस तरह से इसराइल की फ़ौजें जो हैं वो साउथ लेबनान में घुस गई हैं, उसमें ईरान को रिस्पॉन्ड करना पड़ा। ये उनकी एक्सप्लेनेशन बाय एंड लार्ज जो है वो हमारे सामने आई है। अब सवाल ये होता है कि मसूद पेज़ेश्कियां की वो हुकूमत और वो टीम जिसके फ़ॉरेन मिनिस्टर ने ख़ुद मसूद पेज़ेश्कियां ने, जब वो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सेशन में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँचे थे, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि इसराइल इस खित्ते में एक बड़ी जंग चाहता है, हमें इसमें फंसाना चाहता है, लेकिन ईरान इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो ईरान विली निली बादल नखास्ता इस जंग का हिस्सा कैसे बन रहा है? उसका जवाब यह है कि इसराइल ने इस तरह से अपने पत्ते खेले हैं कि ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसमें ईरान, जिसने मुस्लिम जो स्ट्रीट के ऊपर लोग हैं, जो फ़लस्तीनी हैं, जो हिज़्बुल्लाह है, उन तमाम लोगों को एक तरह से ईरान ने प्रोटेक्ट करना है, और ईरान की तमाम जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज है उसको इसराइल ने एक ख़तरे में यहाँ पर डाल दिया है, जिसकी वजह से ईरान को विली निली आगे बढ़ना पड़ रहा है। और ईरान की जितनी भी स्ट्रेटजी है, इसको ड्रॉप साइट ने एक एनालिसिस में, जो अमेरिकन पब्लिकेशन है रायन ग्रिम मुर्तज़ा हुसैन की, उसने इसका एनालिसिस ये छापा था कि ये एस्केलेशन है टू डी एस्केलेशन। इसराइल ये सारा कुछ क्यों कर रहा है? इसराइल बहुत सोच समझ के ये सारा कुछ कर रहा है बीबी नेतन्याहू, बिकॉज बीबी नेतन्याहू का पहले हमास को जो स्पेस दे रखी थी 7 अक्टूबर 2023 से पहले, उसकी वजह ये थी कि हमास का एक स्पेक्टर खड़ा किया हुआ था इसराइली पब्लिक के लिए और यूरोप के लिए, मगरब के लिए, कि हमें इसराइल, हम छोटे से हैं और हमें एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, बिकॉज बहुत ही खौफनाक किस्म की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे बॉर्डर के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, और PLO के साथ नेगोशिएशन नहीं करनी थी, इसलिए हमास को स्पेस दी हुई थी। 7 अक्टूबर के बाद 1-2 हफ्ते के बाद पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि हमास और फ़लस्तीनी जो हैं वो कोई ख़तरा रखते ही नहीं एग्जिस्टेंशियल इसराइल के लिए, और इसराइल बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इवन हिज़्बुल्लाह जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को जस्टिफाई नहीं कर पाती, बिकॉज लोगों को बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और जिस तरह से हिज़्बुल्लाह ने अपने आप को कंडक्ट किया कि वो इसराइल के बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर रॉकेट और मिसाइल्स ही फेंक सकते हैं, या अगर इसराइल उनके लेबनान की टेरिटरी में आ जाए तो वो 2006 की तरह एक डिफेंसिव वॉर लड़ सकते हैं। वो इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। सारा नैरेटिव कोलैप्स हो रहा है। ईरान ही वो दुश्मन है जिसको प्रोजेक्ट करके नेतन्याहू मगरब और अमेरिका को या दुनिया भर को ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसराइल को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमें बचाया जाए से बस। और इस वक्त आप अमेरिका के अगर ज़राए अबलाग देखें, खा वो CNN हो, ABC हो, जो भी फॉक्स टेलीविज़न चैनल है, आपको उसमें 24 घंटे यही डिबेट होते नज़र आ रही है पिछले 24 घंटे से कि ईरान की शक्ल में बेचारे इसराइल को कितना बड़ा ख़तरा है। ये इसकी अंडरलाइंग एक साइकोलॉजी है दुनिया की नैरेटिव शेपिंग पे जो सहूनी कंट्रोल है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।